मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है जहां किसी इंसान ने अपनी कोई जगह किराए पर दी है। सब कुछ कागज पर तय है, नियम एकदम स्पष्ट हैं। हाँ, मतलब एक बहुत ही सीधा सा व्यापारिक गणित है। बिल्कुल। किराएदार उस जगह का इस्तेमाल करेगा और बदले में एक तय रकम देगा। लेकिन कहानी में एक अजीब मोड़ तब आता है जब उस किराएदार को कहीं और कोई सस्ती जगह मिल जाती है। तो लॉजिक के हिसाब से तो उसे बस वो पुरानी जगह छोड़ देनी चाहिए। एग्जैक्टली। पर वो ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वो मालिक के पास आता है और कहता है कि मैं ये जगह तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे भारी भरकम पैसे नहीं देते। अरे बाप रे, ये सुनने में तो किसी बेतुके मजाक या दिन दहाड़े की जा रही लूट जैसा लगता है ना? कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा दौर था जब ये कोई काल्पनिक स्थिति नहीं थी। ये लाखों लोगों की रोजमर्रा की कड़वी सच्चाई थी। और वो भी किसी छोटे मोटे किराएदार के द्वारा नहीं, बल्कि एक पूरे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा। सही कहा। तो आज के इस खास चर्चा और गहरी छानबीन में हम इसी ऐतिहासिक अन्याय और उससे पैदा हुई एक ऐसी चिंगारी पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारत की आज़ादी की दिशा ही बदल के रख दी। बिल्कुल। और हमारे आज के इस विश्लेषण का स्रोत है लुई फिशर द्वारा लिखी गई किताब का वो मशहूर अध्याय इंडिगो, जो वैसे कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। हाँ, हमारा मकसद आज ये समझना है कि कैसे एक अनपढ़ किसान की जिद ने महात्मा गांधी को एक ऐसी लड़ाई में खींच लिया जो सिर्फ पैसों की वापसी की नहीं थी, बल्कि डर से आज़ादी की थी। सही बात है। तो चलिए इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। इतिहास सिर्फ तारीखों के बारे में नहीं होता, इंसानी जज्बे की कहानियां होती हैं। लुई फिशर ने अपनी किताब में जिस तिनकठिया सिस्टम का जिक्र किया है, पहले थोड़ा सा डिकोड करते हैं। तो इस पूरी लड़ाई की जड़ को समझने के लिए ना हमें 1917 के बिहार चलना होगा, खासकर चंपारण जिले की स्थिति को देखना होगा। अच्छा, वहां क्या माहौल था? वहां एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था लागू थी जिसे तिनकठिया सिस्टम कहा जाता था। इसका सीधा सा मतलब था जमीन के 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर खेती। मतलब 15% हिस्सा? हाँ बिल्कुल, 15%। और किसानों के लिए ये कोई विकल्प नहीं था, बल्कि एक अनिवार्य शर्त थी। उन्हें अपनी कुल जमीन के 15% हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ नील यानी इंडिगो उगाना पड़ता था। और यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। नील कोई ऐसी फसल तो है नहीं जिसे किसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए खा सके। एग्जैक्टली। ये पूरी तरह से एक व्यावसायिक या नकदी फसल थी। और लुई फिशर बताते हैं कि ब्रिटिश प्लांटर्स या जो जमींदार थे वो किसानों से ये पूरी की पूरी नील की फसल एक तरह से लगान या किराए के रूप में वसूल लेते थे। सही कहा। और नील की खेती की एक और बहुत बड़ी तकनीकी खामी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या? नील के पौधे की जड़ें ना बहुत गहराई तक जाती हैं। वो मिट्टी की सारी नमी और सारे पोषक तत्वों को बहुत तेजी से सोख लेती हैं। ओहो, मतलब जमीन खराब हो जाती थी। बिल्कुल। इसका नतीजा ये होता था कि जिस जमीन पर नील उगाया जाता है वो कुछ ही समय में पूरी तरह से बंजर होने लगती है। बाप रे, यानी किसान अपनी सबसे उपजाऊ जमीन को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देख रहा था। हाँ, और बदले में उसे कोई आर्थिक मुनाफा भी नहीं मिल रहा था। ये तो एक तरह से दोहरी मार हुई किसानों पर। लेकिन कहानी में जो असली ट्विस्ट आता है वो भारत में नहीं आता। हाँ, वो यहाँ से हजारों मील दूर जर्मनी में आता है। बिल्कुल। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि जर्मनी के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में सिंथेटिक इंडिगो यानी कृत्रिम नील बनाने का तरीका इजाद कर लिया था। और चौकी फैक्ट्री में बना ये कृत्रिम नील बहुत सस्ता था, इसलिए पूरी दुनिया के बाजारों में प्राकृतिक नील की मांग धड़ाम से गिर गई। और यहीं से शोषण का वो दूसरा और सबसे क्रूर चरण शुरू होता है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में उस किराएदार वाले उदाहरण से किया था। एग्जैक्टली। जब ब्रिटिश जमींदारों को ये बात समझ आ गई कि अब चंपारण के नील की बाजार में कोई कीमत नहीं बची है, तो उनके लिए वो 15% वाली शर्त एकदम बेकार हो गई। हाँ, अब उन्हें उस नील की कोई जरूरत नहीं थी। तो लॉजिक के हिसाब से तो उन्हें किसानों को खुशी खुशी उस एग्रीमेंट से आजाद कर देना चाहिए था कि भाई हमारा काम हो गया, आप अपनी जमीन रख लो। पर ऐसा हुआ नहीं। लुई फिशर लिखते हैं कि ब्रिटिश जमींदारों ने इसे एक अवसर की तरह देखा। मतलब आपदा में अवसर। बिल्कुल। उन्होंने किसानों से कहा कि अगर वो इस 15% नील उगाने वाली शर्त से आजादी चाहते हैं तो उन्हें इसके बदले भारी भरकम मुआवजा देना होगा। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटिश खुद खत्म करना चाहते थे, उसी को खत्म करने के लिए वो किसानों से भारी रकम ऐंठ रहे थे। हाँ, और जो किसान इसका विरोध कर रहे थे उन पर किराए के गुंडों से हमले करवाए जा रहे थे। ये तो पूरी तरह से संस्थागत आर्थिक शोषण का एक क्लासिक मामला हो गया। बिल्कुल। जमींदार बहुत अच्छी तरह जानते थे कि किसान उस तिनकठिया व्यवस्था से नफरत करते हैं, तो उन्होंने किसानों की उस नफरत और बेबसी का ही बाजारीकरण कर दिया। सही बात है। ये सिर्फ लूटना नहीं था,
बल्कि एक पूरी आबादी को मनोवैज्ञानिक रूप से कुचलना था। और इसी बेबसी के बीच ना एक बहुत ही साधारण से इंसान की एंट्री होती है। राजकुमार शुक्ला। हाँ, फिशर के विवरण को पढ़ें तो पता चलता है कि राजकुमार शुक्ला चंपारण का ही एक बहुत गरीब, अनपढ़ और कमजोर सा दिखने वाला किसान था। लेकिन उसकी जिद पहाड़ जैसी थी। बिल्कुल, वो ठान लेता है कि इस अन्याय के खिलाफ वो महात्मा गांधी को चंपारण लेकर ही जाएगा। और वो सच में गांधी जी के पीछे पीछे कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, मतलब जहां जहां गांधी जी जाते वो उनके पीछे पहुंच जाता, एक साई की तरह। हाँ। अब यहां मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। गांधी जी उस वक्त देश के बड़े नेताओं से मिल रहे थे, पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, अपना पूरा कार्यक्रम छोड़कर बिहार के एक दूर दराज गांव में जाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐतिहासिक बदलावों की शुरुआत अक्सर बहुत ही अप्रत्याशित जगहों से होती है। अच्छा। हाँ, मतलब राजकुमार शुक्ला के पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, वो कोई प्रभावशाली वक्ता नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी किताब या भाषण से ज्यादा मजबूत होते हैं। क्या? पीड़ा का अपना प्रत्यक्ष अनुभव और उसे खत्म करने का एक अटूट संकल्प। सही कहा। गांधी जी उस दौर में भारत की असली नब्ज को टटोल रहे थे। राजकुमार शुक्ला की उस निरंतर दृढ़ता ने शायद उन्हें ये दिखा दिया कि असली भारत और उसकी सबसे गहरी पीड़ा इन गांवों में बसती है। मतलब उसकी जिद ने गांधी जी को ये विश्वास दिला दिया कि ये मुद्दा सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे लोगों का एक बड़ा दर्द जुड़ा है। एग्जैक्टली। और जब गांधी जी आखिरकार पटना और फिर मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचते हैं, तो उनका काम करने का तरीका भी बहुत अलग नजर आता है। हाँ, वो वहां पहुंचकर सीधे कोई हड़ताल या बड़ा भाषण शुरू नहीं करते। बिल्कुल नहीं। वो सबसे पहले एक वकील की तरह तथ्य जुटाने लगते हैं। वो ब्रिटिश कमिश्नर से मिलते हैं, प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव से मुलाकात करते हैं। ये उनका एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। वो हवा में तीर नहीं चलाना चाहते थे। मतलब किसी भी बड़े सिस्टम से लड़ने के लिए आपके पास जमीनी और अकाट्य तथ्य होने चाहिए। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन को उनका ये तथ्य जुटाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें तुरंत तिरहुत डिवीजन छोड़ने का एक आधिकारिक आदेश थमा दिया गया, एक नोटिस। हाँ, और यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो उस समय के हिसाब से किसी भूचाल से कम नहीं था। बिल्कुल। गांधी जी उस नोटिस को लेते हैं, उस पर हस्ताक्षर करते हैं और उसी कागज पर लिख देते हैं कि वो इस आदेश को मानने से साफ इनकार करते हैं। सोचिए, 1917 में जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता था। वही तो, सीधे एक ब्रिटिश अधिकारी के आदेश को इस तरह से ठुकरा देना, क्या ये सीधे सीधे जेल जाने या उससे भी बुरा कुछ होने का निमंत्रण नहीं था? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। जोखिम तो यकीनन बहुत बड़ा था, लेकिन गांधी जी यहाँ सिर्फ एक सरकारी आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे? वो उस पूरे ब्रिटिश सिस्टम की उस वैधता को चुनौती दे रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ डर पर टिकी हुई थी। डर पर? हाँ, मतलब सोचिए, ब्रिटिश हुकूमत इतने मुट्ठी भर अधिकारियों के साथ इतने बड़े देश पर राज कैसे कर रही थी? खौफ के दम पर। एग्जैक्टली। अगर एक गोरा अधिकारी कोई आदेश दें तो एक आम भारतीय उसे बिना सवाल किए मान ले। गांधी जी ने उस डर के फॉर्मूले पर ही सीधा वार किया। और उनके इस एक कदम ने जो लहर पैदा की, वो अगले दिन मोतिहारी की अदालत के बाहर साफ दिखाई दी। बिल्कुल। फिशर लिखते हैं कि जब गांधी जी को आदेश न मानने के आरोप में कोर्ट में पेश होने का समन मिला, तो रातों रात हजारों किसान मोतिहारी पहुंच गए। मतलब सुबह होते होते अदालत के आसपास का पूरा इलाका किसानों की भीड़ से भर गया था। जो आम इंसान कल तक पुलिस के नाम से कांपता था, वो आज बिना किसी डर के खड़ा था। ब्रिटिश सरकार और उनकी पुलिस इतनी बेबस हो गई कि उन्हें उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खुद गांधी जी से मदद मांगनी पड़ी। ये दृश्य अपने आप में सत्ता के समीकरण को पलट देने वाला था, और कोर्ट के अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा दिलचस्प था। हाँ, अभियोजक यानी जो प्रोसिक्यूटर था, वो पूरी तरह घबराया हुआ था। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति को कैसे संभालें। उन्होंने मांग की कि इस मुकदमे को टाल दिया जाए। लेकिन गांधी जी ने जो किया, उसने सिस्टम को पूरी तरह से हैंग कर दिया। हाँ। उन्होंने कहा, टालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना जुर्म पूरी तरह से कबूल करता हूं। क्या बात है। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कानूनी आदेश का उल्लंघन किया है, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं कानून तोड़ना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उससे भी बड़े कानून का पालन कर रहा था। अपनी अंतरात्मा की आवाज का। बिल्कुल। और उन्होंने कहा, अब आप मुझे सजा दीजिए। यही वो मास्टर स्ट्रोक था। मतलब आप किसी इंसान को या किसी भीड़ को तभी तक डरा सकते हैं जब तक वो सजा से खौफ खाए। सही बात है। जब सामने वाला इंसान खुद सजा मांगने लगे ना, तो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पंगु हो जाता है। एग्जैक्टली। जज इतना असमंजस में पड़ गया कि उसने फैसला सुनाने के लिए 2 घंटे का ब्रेक ले लिया और गांधी जी से कहा कि वो जमानत ले लें। और गांधी जी ने जमानत लेने से भी मना कर दिया। हाँ, आखिरकार जज को उन्हें बिना जमानत की आजाद छोड़ना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। सरकार की गांधी जी को जेल में डालने की विफलता ने सरकार की कमजोरी को सरेआम उजागर कर दिया। लेकिन एक बात तो तय है कि सिर्फ एक दिन कोर्ट में किसी अधिकारी को झुका देने से दशकों पुराना सिस्टम तो नहीं बदल जाता। बिल्कुल,
क्योंकि गांधी जी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जन समर्थन और भावनाएं एक बार उफान पर आ सकती हैं। हाँ। लेकिन किसी संस्थागत शोषण को जड़ से उखाड़ने के लिए आपको कागजी और ढांचागत सबूतों के पहाड़ की जरूरत होती है। और उन्होंने यही किया। अदालत से आजाद छूटने के बाद उन्होंने और उनके साथी वकीलों की पूरी टीम ने किसानों के बयान दर्ज करने का एक महाअभियान शुरू कर दिया। और आपको पता है कितने बयान दर्ज हुए? कितने? फिशर के अनुसार लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखित रूप में दर्ज किए गए। 10,000! बाप रे! सोचिए, उस दौर में जब ना कंप्यूटर थे ना इंटरनेट। तब गांव-गांव जाकर उन डरे हुए किसानों को आश्वस्त करके उनके बयानों को लिखना और प्लांटर्स के सारे दस्तावेज खंगालना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। और अगर हम इसे आधुनिक संदर्भ में देखें तो ये एक तरह का विशाल डेटा कलेक्शन और ग्राउंड लेवल ऑडिट था। बिल्कुल। जब आपके पास 10,000 पीड़ितों के बयान और ठोस दस्तावेज कागज पर दर्ज हों, तो दुनिया की कोई भी सरकार उसे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकती। और इस सबूतों के पहाड़ ने इतना दबाव बनाया कि आखिरकार ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक आधिकारिक जांच कमेटी बनानी ही पड़ी। और मजेदार बात यह है कि उस कमेटी में ब्रिटिश अधिकारी थे, प्लांटर्स के प्रतिनिधि थे और हजारों किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एकमात्र सदस्य के रूप में खुद महात्मा गांधी थे। सही। और इस कमेटी ने जब सबूतों की जांच की तो प्लांटर्स पूरी तरह से दोषी पाए गए। उन्हें आखिरकार किसानों से अवैध रूप से वसूला गया पैसा वापस करने के लिए राजी होना पड़ा। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज हमेशा से बहुत खटकती है। क्या? जब गांधी जी के पास इतने सारे पक्के सबूत थे, जब ब्रिटिश जमींदार पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके थे, तो गांधी जी ने उनसे 50% पैसे वापसी की मांग की। और जब प्लांटर्स केवल 25% वापस करने पर अड़े तो गांधी जी इस पर मान भी गए। हाँ, ये बात अक्सर उठती है। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या ये एक बहुत बड़ा समझौता नहीं लगता? हाँ। जब आपके पास 10,000 गवाह हैं तो सिर्फ 25% पर क्यों मान जाना? क्या ये एक तरह से हार नहीं थी? देखिए, कागज पर या किसी अकाउंटेंट की नजर से देखें तो ये यकीनन एक घाटे का सौदा या हार लग सकती है। तो फिर? लेकिन गांधी जी यहाँ कोई आर्थिक मुनाफा नहीं कमा रहे थे। वो एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा। उनका तर्क बहुत स्पष्ट था कि पैसे की रकम उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना महत्वपूर्ण ये तथ्य था कि ब्रिटिश प्लांटर्स को झुकना पड़ा। ओहो, मतलब बात ईगो की थी? एग्जैक्टली। उन्हें अपना पैसा और उसके साथ अपनी वो झूठी प्रतिष्ठा, अपना वो घमंड छोड़ना पड़ा जिसे वो सदियों से अजेय मानते थे। यानी वो ब्रिटिश जमींदार जो खुद को कानून से ऊपर मानते थे, उन्हें उसी कानून के सामने झुककर अपने ही हाथों से पैसे वापस करने पड़े। ठीक यही बात है। जब उन जमींदारों ने वो 25% पैसा वापस किया तो दरअसल उन्होंने अपना वो अजेय होने का भ्रम भी वापस कर दिया। क्या बात है! किसानों के लिए ये देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था कि जो अंग्रेज कल तक उनके खून पसीने की कमाई लूट रहे थे, आज वो अपनी जेब से पैसे निकालकर उन्हें दे रहे हैं। और शायद इसी एक घटना ने दशकों से चले आ रहे उस जालिम तिनखटिया सिस्टम की हमेशा के लिए कमर तोड़ दी। बिल्कुल। और आपको पता है, कुछ ही सालों के भीतर वो सारे ब्रिटिश प्लांटर्स अपनी जागीरें छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले गए। ये यकीनन एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कानूनी और आर्थिक जीत थी। किसी आम नेता के लिए ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। हाँ, वो अपनी इस शानदार जीत का जश्न मनाता और वापस अपने घर लौट जाता। लेकिन लुई फिशर के अध्याय का जो सबसे दिलचस्प और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो इसके बाद शुरू होता है। गांधी जी जीत के बाद चंपारण छोड़कर गए नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि असली समस्या सिर्फ कुछ रुपयों की या एक जालिम सिस्टम की नहीं थी। हाँ, उन्होंने देखा कि चंपारण के गांव में भयंकर सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन है। गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं थी, वो मानसिक भी थी। इसे आप कैसे समझाएंगे? अगर मैं एक उदाहरण दूं, ये तो ऐसा हुआ कि किसी घर की छत से पानी टपक रहा था और ब्रिटिश प्लांटर से पैसे वापस मिलने से वो लीकेज तो बंद हो गई, लेकिन गांधी जी ने देखा कि उस घर की पूरी नींव ही सड़ चुकी है। बिल्कुल सही उपमा है ये। अगर अज्ञानता, अशिक्षा और हीन भावना रूपी उस नींव को ठीक नहीं किया गया तो कल को कोई नई लीकेज शुरू हो जाएगी, कोई नया जमींदार आकर फिर से उन्हें लूटने लगेगा। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। असली आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस कभी भी एक दिशा में काम नहीं करती। हाँ। ये एक पूरी व्यवस्था का नाम है। अगर किसी इंसान को आर्थिक रूप से आजाद कर भी दिया जाए, लेकिन उसे अक्षरों का ज्ञान न हो, उसे अपने शरीर और आसपास की सफाई का महत्व न पता हो, तो वो आज़ादी बहुत दिनों तक टिक नहीं सकती। और इसीलिए उन्होंने चंपारण में ही रुककर शिक्षा की नींव रखी। उन्होंने देश भर से अपने आश्रम के शिक्षकों को वहां बुलाया, प्राइमरी स्कूल खोले गए और लोगों को व्यक्तिगत साफ सफाई और
सामुदायिक स्वास्थ्य का महत्व सिखाया गया। बिल्कुल। और इसी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया था जो अक्सर चर्चा में नहीं आता। आप चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज वाले वाक्य की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली, जो एक अंग्रेज शांतिवादी थे और एंड्रयूज गांधी जी और किसानों की मदद करना चाहते थे। चंपारण के बाकी वकीलों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उन्हें लगा कि अगर एक गोरा अंग्रेज हमारे पक्ष में खड़ा होगा तो हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। एकदम सख्ती से। हाँ, उन्होंने साफ कह दिया कि हमें किसी अंग्रेज के कंधे का सहारा लेकर अपनी लड़ाई नहीं लड़नी है। उन्होंने वकीलों से कहा कि इस तरह किसी अंग्रेज की मदद लेना दरअसल हमारी अपनी कमजोरी को दर्शाता है। अगर हमारी लड़ाई सच्ची है तो हमें खुद पर भरोसा करना होगा, किसी बाहरी बैसाखी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये घटना दर्शाती है कि गांधी जी का अंतिम लक्ष्य क्या था। उनका लक्ष्य चंपारण के किसानों को सिर्फ तिनकठिया सिस्टम से बचाना नहीं था, बल्कि उनका लक्ष्य उन्हें उनके सबसे बड़े दुश्मन से आजाद कराना था। और वो दुश्मन था डर। बिल्कुल। डर ही वो गौंद था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में जोड़े रखा था। सही बात है। जिस दिन चंपारण के एक आम किसान ने डरना छोड़ दिया, अपने हकों के लिए खड़ा होना सीख लिया और अपनी साफ सफाई व शिक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा ली, उसी दिन दरअसल भारत की आजादी की असली नींव रख दी गई थी। एग्जैक्टली। कैसे नील की खेती से शुरू हुआ एक मामूली सा विवाद, एक अनपढ़ किसान की अकल्पनीय जिद और एक नेतृत्व की दूरदर्शिता ने मिलकर इतिहास की धारा मोड़ दी। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल कागजी सबूत इकट्ठा करना काफी नहीं होता, बल्कि उस सिस्टम की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जब तक इंसान अपने भीतर बैठे डर पर जीत हासिल नहीं करता, तब तक कोई भी आजादी मायने नहीं रखती। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और ये बात आज के समाज पर भी उतनी ही लागू होती है। बिल्कुल लागू होती है। आज भी हम कई तरह के जटिल सिस्टम, नई आर्थिक प्रणालियों और सूचनाओं के मायाजाल से घिरे हुए हैं। अगर हम समस्याओं को सिर्फ सतह पर सुलझाने की कोशिश करेंगे तो वो बार बार लौट कर आएंगी। हाँ। असली बदलाव हमेशा शिक्षा, जागरूकता और उन जमीनी स्तर पर काम करने से ही आता है। ये एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष है। इस कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि कैसे जर्मनी में बैठे कुछ वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए एक सिंथेटिक डाई या कृत्रिम रंग ने हजारों मील दूर भारत के एक छोटे से गांव में पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। उस एक तकनीकी बदलाव ने न सिर्फ शोषण को बढ़ाया, बल्कि अंततः भारत की आजादी और आत्मनिर्भरता के उस सबसे बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सही कहा। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में सोचें, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर दिन नई तकनीकें आ रही हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऑटोमेशन हो या कोई नई जेनेटिक खोज। तो ये सोचने वाली बात है कि आज दुनिया के किसी अनजान कोने में हो रहा कौन सा नया तकनीकी बदलाव कल हमारे अपने समाज में किसी अगली बड़ी क्रांति या हमारी अपनी आत्मनिर्भरता की एक नई परिभाषा का कारण बन सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही।